हमारे सिर के ठीक 62 मील ऊपर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर का अंत होता है और वहीं से शुरू होता है आउटर स्पेस। अगर आप इसके बारे में गौर से सोचें तो असल में ये खासा दूर नहीं है, लेकिन दोस्तों ये जितना भी करीब सा लगे, हमने बस पिछले 60 सालों में इसको खोजबीन करना शुरू किया है। शुक्र है कुछ रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज का। क्या आप जानते हैं कि हम 146 क्वाड्रिलियन मील से ज्यादा दूरी वाली गैलेक्सीज की तस्वीरें कैसे ले पाते हैं? मार्स प्लेनेट पर रहने की योजना हम कैसे बना रहे हैं? और क्या हम जल्दी सितारों के बीच वीकेंड ट्रिप पर जा पाएंगे? अगर हाँ तो जनाब वक्त आ गया कि हम मिलकर कुछ ऐसी गेम चेंजिंग स्पेस टेक और इनोवेशंस पर एक नजर डालें जिससे ये सब होना मुमकिन लगता है। एस्ट्रोबीबॉट्स अंतरिक्ष में छोटा सा काम करने में भी बहुत ज्यादा वक्त लग सकता है। इसी वजह से नासा ने एक ऐसे परफेक्ट ह्यूमन हेल्पर का आविष्कार किया है जो कि जीरो ग्रेविटी में भी काम कर सकता है। एस्ट्रोबीज 32 सेंटीमीटर चौड़े और 10 किलो वजनी वाले ये क्यूब बोट्स स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को सामान ढोने, एक्सपेरिमेंट को फिल्माने और खोई हुई चीजों को ढूंढने जैसे कामों में काफी मदद करता है। कहीं कुछ गड़बड़ी हो तो ये उसकी खबर भी दे सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लीक होना। ये पूरे क्रू को ऐसी दुर्घटनाओं की पहले से खबर दे देता है। हर एक एस्ट्रोबी कैमरे और सेंसर का इस्तेमाल करके माइक्रोग्रेविटी में हवा में उड़ने के लिए बिजली के पंखे का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उन्हें बिना किसी चीज से टकराए अपना रास्ता खोजने में मदद मिलती है। इनमें चीजों को पकड़ने और ले जाने के लिए खुलने वाली बाजुएं भी होती हैं। सही है यार। फिलहाल इन सभी को मैनुअली कंट्रोल किया जाता है, लेकिन वैज्ञानिक इन्हें ऑटोनमस बनाने पर काम कर रहे हैं ताकि जल्दी ही स्टेशन को पूरी तरह से इन रोबोट्स की देखभाल के भरोसे छोड़ा जा सके। और शायद ये दिन ज्यादा दूर भी नहीं है। अप्रैल 2022 तक अतरंगी नाम वाले बम्बल, हनी और क्वीन बी बॉट्स ने 100 से भी ज्यादा एक्टिविटीज पूरी कर ली और वो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जैसे कि बम्बल ने अपने दम पर स्पेस स्टेशन के अंदर के 3D मैप्स बनाने में कामयाबी पाई, जिससे भविष्य में आउटर स्पेस के ऑटोनोमस मैपिंग मिशंस में बेजोड़ मदद मिली। दोस्तों एक बार जब स्ट्रॉबेरीज क्रू मेंबर्स के बिना ही सही ढंग से सिस्टम को ऑपरेट करने और उसका रखरखाव करने के लिए काबिल हो जाएंगे तो इससे स्पेस क्राफ्ट ज्यादा लंबे समय तक डीप स्पेस मिशन पर रह पाएंगे। तो जनाब जल्दी ही छोटे रोबोट मून पर लौटने या मार्स पर जाने जैसे मिशन के लिए वरदान साबित होंगे। भैया तुम्हारा पता नहीं, पर मैं एकदम तैयार बैठा हूँ। टेलीस्कोप का धमाल। दोस्तों हो सकता है कि आपने दिल को छू लेने वाली या फिर ऐसी या फिर ये वाली तस्वीर देखी हो। वाह, तो भैया आपके दिल को ये जानकर सुकून मिलेगा कि ये फोटोशॉप बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये सभी हबल टेलीस्कोप की देन है। ये फिलहाल स्पेस में मौजूद सबसे बड़ा वाला टेलीस्कोप है जो एक स्कूल बस जितना लंबा है और इसका वजन 2 एडल्ट हाथियों जितना है। अब तक इस शानदार टेलीस्कोप ने 13.4 बिलियन लाइट ईयर्स दूर वाली गैलेक्सीज की तस्वीरें खींची है। भाई ये 78 सेक्सटिलियन मील दूरी के बराबर है, लेकिन इतना दूर देख कैसे पाता है? तो दोस्तों ये हबल 2 बड़े मिरर के इस्तेमाल पर निर्भर है। एक हाइपरबोलिक प्राइमरी मिरर है जिसका डायमीटर 7.8 फीट है और एक सेकेंडरी मिरर जिसका डायमीटर सिर्फ 12 इंच है। जब लाइट इस टेलीस्कोप में एंटर करती है तो ये हमारी प्राइमरी मिरर से बाउंस करके सेकेंडरी मिरर तक पहुंचती है, जिससे ये इंसानी आंख की तुलना में 40,000 गुना से ज्यादा लाइट को फोकस कैप्चर कर पाता है। और अगर आपको ये शानदार लगा है तो बता दूं कि इसने पृथ्वी के चारों ओर 5 मील प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करते हुए इन पिक्चर्स को क्लिक किया है। तो भैया फिर ये तस्वीरें ब्लर क्यों नहीं हुई? सुनिए, इस हबल के भरोसेमंद सेंसर टेलीस्कोप के चलने के दौरान उसकी पॉइंटिंग को कंट्रोल करने में मदद होती है और जो तेज गति से किसी ऑब्जेक्ट पर लॉक हो जाते हैं ताकि ये स्पेस की क्रिस्टल क्लियर इमेज ले सके। और शुक्र हो इन रेवोल्यूशनरी इमेजेस का, जिनके बदौलत वैज्ञानिक अब यूनिवर्स के साइज और एज का अंदाजा लगा पाए कि ये लगभग 14 अरब साल पुराना है। भाई ये सुनिए, इस हबल को 32 साल पहले स्पेस में लॉन्च किया गया था। माने ये तो एक स्पेस टेक डायनासोर जैसा भाई, और तब से वैज्ञानिक इससे और भी कुछ बड़ा और बेहतर विकसित करने में जुटे हुए हैं। सही है, लगे रहो। द वेब। जहां हबल ने वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड को बड़े पैमाने पर समझने में मदद की, वहीं दूसरी तरफ नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के ओरिजिन को सामने लाने के लिए बनाया। हबल की 100 गुना पावर की विरासत को देखते हुए आपको बता दूं 2021 में लॉन्च होने वाला द वेब एक दिन से भी कम वक्त में तस्वीरें ले सकता है, जबकि हबल अपनी सटीक तस्वीरें लेने के लिए जरूरी लाइट के लिए कुछ हफ्तों के एक्सपोजर की उसको जरूरत पड़ती है। लेकिन ये सब कुछ कैसे मैनेज होता है? जनाब एक प्राइमरी मिरर के साथ जो कि हबल के साइज का लगभग 3 गुना है। इसका डायमीटर 6.5 मीटर है। ये एक फन हाउस मिरर के लिए काफी भारी भरकम नुस्खा है भाई। ये 18 हेक्सागोनल बेरिलियम सेगमेंट से बना हुआ है जो कि अलाइन होकर इंसानी बाल की मोटाई के 1/10,000 हिस्से के बराबर होते हैं, ताकि वे एक साथ मिलकर लाइट को सेकेंडरी मिरर से ले जाकर फिर कैमरे में पूरी तरह से फोकस कर पाए। ये एक्यूरेसी का नेक्स्ट लेवल है यार। इतना ज्यादा कि इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों को इसे कामकाजी बनाने के लिए एक तरीका खोजना पड़ा। इतना बड़ा आकार इसे हबल के कैमरे की तुलना में 15 गुना बड़ा स्कोप देता है, जिससे ये इतना धांसू बन जाता है कि ये पृथ्वी पर चंद्रमा की जितनी दूरी एक भंवरे तक का पता लगा सकता है। इस पावर के साथ वेब ने अब तक देखी कुछ शुरुआती गैलेक्सीज का पता लगाया जो कि बिग बैंग के ठीक 200 मिलियन साल पहले अस्तित्व में थी। बाप रे, इसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए यार। ईमानदारी से कहूं तो मैं पुरानी यादों से दूरी बनाए रखता हूं, इसलिए मुझे हबल की तस्वीरें बहुत ही पसंद आई। लेकिन मैं इस बात से कभी इनकार नहीं कर सकता कि वेब की तस्वीरें खासा दिलकश हैं। आप बताएं आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा? हबल के लिए उस लाइक बटन को दबाएं और वेब के लिए उस सब्सक्राइब बटन को। सब कुछ कर दिया? बढ़िया। चलिए देखते हैं अगला कौन है।
अंतरिक्ष होटल। क्या आपने कभी अंतरिक्ष की यात्रा करने और सितारों के बीच अपनी छुट्टियां मनाने का सपना देखा है? तो जनाब, खुशखबरी ये है कि जल्दी आपको यह सपना साकार हो जाएगा, क्योंकि स्पेस के पहले कमर्शियल होटल द वोजेयर स्टेशन का 2027 तक खुलने की संभावना, और ये 280 मेहमानों और 112 क्रू मेंबर्स की मेजबानी कर सकता है। इस अद्भुत स्पेस स्टेशन के डिजाइन में इसके सेंटर में एक डॉकिंग हब होगा, जिसमें आपको अपने कमरे तक ले जाने के लिए स्पेस एलिवेटर्स भी होंगे, और तो और इसके बाहरी शेल में लाइफ बोट जुड़ी होंगी, जिसमें 44 रिटर्निंग व्हीकल्स होंगे। ये एक बड़े अंतरिक्ष फेरिस व्हील जैसे जोड़ा जाएगा। इसके खास पोर्ट्स जरूरी सूट पहने लोगों को बिल्कुल पहिए के रिम पर बैठने की अनुमति देंगे। पृथ्वी और अंतरिक्ष के लाइव दृश्य दीवारों पर चला जाएंगे, वो भी तब जब आप रेस्टों में फ्रीज करके सूखा या आइसक्रीम का मजा ले रहे होंगे। इस स्टेशन का पृथ्वी की ग्रेविटी के महज छठे हिस्से को स्टिमुलेट करने की उम्मीद है, ताकि मेहमानों को इस जगह पर घूमते हुए चक्कर न आए। ये सिमुलेटेड ग्रेविटी स्ट्रक्चर के मेन पहिए को घुमाकर काम करेगा, जिससे एक स्थिर लेकिन हल्का ग्रेविटेशन फोर्स पैदा होगा, जो सबको सीधा रखने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होगा। इसके अलावा होटल बास्केटबॉल कोर्ट पर बनाने पर भी विचार कर रहा है। यहाँ मेहमान जीरो वेट एक्सपीरियंस करते हुए बेझिझक होकर जितना चाहे उतना ऊंचा कूद सकते हैं। यह साधारण प्रोजेक्ट बाकी सुविधाओं को भी आश्वासन देता है, जैसे कि एक सिनेमा घर, कॉन्सर्ट वेन्यूज, हेल्थ स्पा और मनोरंजन के लिए जिम वगैरह। जाहिर है कि इसे बनाना या लॉन्च करना बिल्कुल भी सस्ता नहीं होगा। फिलहाल इसकी लागत के कयास $10 अरब हो रहे हैं, और जबकि इसकी असली लागत अभी तक पब्लिश नहीं हुई। यह एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि बोर्डिंग से पहले फिजिकल ट्रेनिंग को कवर करते हुए और अंतरिक्ष स्टेशन पर 3.5 दिन की यात्रा का खर्चा तकरीबन $5 मिलियन पर पर्सन आएगा। बाप रे, उस कीमत को जुटाने के लिए मुझे तो अब बस आज से बर्तन धोना शुरू करना पड़ेगा भाई। लेजर किचन वे। क्या आपको चिढ़ नहीं मचती जब आप एक टीवी शो देखने बैठे हो और वो बस बफर ही करता रहे? वो लोड होने का नाम ही ना ले रहा हो, कनेक्शन भी सरदर्द बन जाएगा और फिर वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। दिमाग खराब हो जाता है। कितना अच्छा होता अगर इंटरनेट कनेक्शन हमेशा रहता, फिर चाहे हम पहाड़ के ऊपर होते या समुद्र में। तो जनाब सुनिए, माइंडब्रेक इस सपने को हकीकत बनाने में जुटे हुए हैं। ये तकनीक हमारे इंटरनेट और ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करने वाले तरीकों में रिवोल्यूशन लेकर आएगी, वो भी लेजर्स का इस्तेमाल करके। डरो मत यार, ये वाली वो चलाने वाली लेजर नहीं है। इन इंफ्रारेड लेजर का इस्तेमाल अंतरिक्ष में स्टेबल और तेज कनेक्शन के लिए किया जाता है। अभी हम फिलहाल नेटवर्क कैपेसिटी बढ़ाने और सभी नए डिवाइसेस को डेटा कनेक्ट करने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल्स पर डिपेंडेंट है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड को डिवाइस कनेक्ट करने की अनुमति देकर 1, 2, 3, 4 और 5G के रूप में इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। लेकिन अगर आपके बुनियादी ढांचे में ऐसे केबल्स नहीं है, जैसा कि दूर दराज के इलाकों में होता है, तो आपको वही पुरानी डीवीडी वाले वक्त में लौटना पड़ेगा भाई। लेकिन ये लेजर कम्युनिकेशन बड़ी मात्रा में डेटा वायरलेसली ट्रांसमिट कर सकता है, वो भी काफी दूर के डिस्टेंस तक। ये पहले से विमानों, ड्रोन और सैटेलाइट को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और अब माइंडब्रेक इसे एक कदम और आगे ले जाकर इसका इस्तेमाल धरती पर कहीं भी सैटेलाइट की मदद से इंटरनेट डिलीवर करना चाहता है। 2011 में पहली बार एक हवाई जहाज और जमीन के बीच सफल लेजर कनेक्शन बनाया गया था, वो भी डिस्टेंस और स्पीड की दिक्कतों को पार करते हुए। जानकारी से भरे हुए लेजर इतने सटीक होते हैं कि वो आपकी जेब से गिरे हुए सिक्के तक को आधा मील दूर से डिटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं कि अभी फिलहाल अंतरिक्ष स्टेशन और सैटेलाइट वगैरह से भेजी गई इन्फॉर्मेशन का सिर्फ 70% ही पृथ्वी पर पहुंचता है। इसका कारण इंटरफेस। लेकिन जब लेजर ब्रॉडबैंड के चलते हम बड़ी मात्रा में डेटा को सटीक रूप से ट्रांसमिट कर पाएंगे, जिससे हमें मौसम के मिजाज और ग्रीन हाउस गैसेस जैसी चीजों के बारे में ज्यादा सटीक डेटा मिलेगा। और आपको बताता चलूं कि ट्रेडिशनल रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में ये लेजर कम्युनिकेशन 320 गुना ज्यादा तेज है। इसे समझने के लिए ये सुनिए, इस लेजर कम्युनिकेशन की मदद से किसी HD क्वालिटी वाली फिल्म को स्ट्रीम करने में बस 3.2 सेकंड लगेंगे मेरे भाई। यार, इसे अच्छे समझने के लिए और मानने के लिए अब तो मेरा दिमाग ही बफर करने लग गया भाई। दत्तरेगी। द ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक ऐसा धांसू ऑपरेशन है जिसने स्पेस के बारे में हमारी नॉलेज को सच में 4 चांद लगा दिए, और वो भी ना सिर्फ स्पेस की बल्कि इसमें रहने की भी। एस्ट्रोनॉट्स अपना सब कुछ, चाहे वो काम का हो, सोना हो या फिर खेलना हो, पृथ्वी की इस 462 टन की लैब में ही करते हैं। और ये स्पेस में भेजी जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी चीज है भाई। वहां पर इसको ले जाना किसी रॉकेट या क्राफ्ट के लिए नामुमकिन था, इसलिए इस स्टेशन को अलग अलग पीसेज में स्पेस में ले जाया गया। वहां धीरे धीरे से ऑर्बिट बनाया गया, जो धरती की सतह से लगभग 250 मील ऊपर मौजूद है। इसे पूरा करने में 40 से ज्यादा मिशन की जरूरत पड़ी, और ये पूरे अमेरिका जितने फुटबॉल मैदान से भी बड़ा। इसके अलावा इसके सेगमेंट में रिमोट कंट्रोल वाली स्पेस स्क्रीन है, जो असल में इसकी एक ऐसी रोबोटिक आर्म है जो उपकरणों को इधर उधर ले जा सकती है, और यहाँ तक कि डॉकिंग और बोर्डिंग के लिए बाकी अंतरिक्ष यानों की मदद भी कर सकती है। हालांकि स्पेस की अद्भुत चीज बिल्कुल भी सस्ती नहीं पड़ी। इस पर कुल मिलाकर $150 बिलियन खर्च हुए। लेकिन इस सब की जरूरत क्या थी? सुनिए, स्टेशन पर किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट से ये सीखने के लिए जरूरी है कि अंतरिक्ष में एक इंसानी शरीर कैसे काम करता है और इससे हमारी बायोलॉजी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इस तकनीक में ग्रेविटेशन में बदलाव के कारण हड्डी और जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए वैक्सीन डेवलप करना, रेडिएशन से देखने में होने वाली दिक्कतों की मदद के लिए एक्सपेरिमेंट्स करना, और यहाँ तक कि संभावित बीमारियों के बारे में और ज्यादा जानने के लिए इंसानी प्रोटीन को क्रिस्टलाइज करना भी शामिल है। ये सभी वो जरूरी खोजें हैं जिन्हें हमें समझना पड़ेगा। क्या पता हमें कभी इस पृथ्वी के बाहर रहने का मौका मिले। किस्मत का कोई भरोसा नहीं भाई। तो जनाब, शुक्र है कि ISS की इन शानदार रिसर्चर्स का, जिनके चलते अब हम सितारों के बीच भी आराम से रह सकते हैं।
स्पेस एक्स जनाब एलोन मस्क के बारे में तो आप जो मर्जी सोचें, पर उसकी कंपनी स्पेस एक्स पृथ्वी पर सबसे इनोवेटिव स्पेस टेक कंपनीज में से एक है, जिसका इकलौता मकसद है इंसानों को रिकॉर्ड समय में मून और मार्स तक ले जाना। और इसे हासिल करने के लिए स्पेस एक्स ने पहले ही बहुत सारे प्रोटोटाइप स्पेसशिप बनाए हुए हैं, लेकिन उनकी आस अब अपने स्टारशिप पर टिकी हुई है, जिसे 6 महीने से कम समय में मार्स की यात्रा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये बहुत ही शानदार लगता है जब आपको ये पता चलता है कि अर्थ से मार्स की दूरी 140 मिलियन है, मतलब कि 6 महीने में मार्स पर पहुंचने के लिए इसे लगभग 32,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैवल करना होगा। बाप रे, पर ये तो बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है भाई। लेकिन 394 फीट का विशाल ऊंचाई पर इस रॉकेट की मदद से इंसानों द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है ये। इसे और खास लंबे वक्त तक इंटरप्लेनेटरी उड़ानों पर चालक दल और कार्गो दोनों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया। और तो और इस स्टारशिप का लक्ष्य पूरी तरह से ऐसा रियूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाना है जो कि एटमॉस्फेरिक बर्नअप का सामना करने के काबिल हो और ये खुद ही अपने आप को फिर से लॉन्च करने के लिए लैंड कर सके। दोस्तों, जब एक रॉकेट तेज गति से एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, जो कि अक्सर 4 मील प्रति सेकंड होती है, तो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स क्राफ्ट के चारों ओर तेजी से कंप्रेस हो जाते हैं, जिससे फ्रिक्शन पैदा होता है और हवा का तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। ये एक वॉल्केनिक लावा से भी ज्यादा गर्मी हो जाती है। स्पेस एक्स ने हीट शील्ड हेक्स टाइलें लगाकर अपने स्टारशिप को टूटने से रोकने की योजना बनाई। इन खास सिरेमिक प्लांट की हेक्सागोनल शेप का मतलब है गर्म गैस के पास तेजी से गैप्स के अंदर जाने का कोई भी सीधा रास्ता नहीं बचेगा, जिससे क्राफ्ट तबाह होने से बचेगा। इससे ये सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि लैंडिंग के एकदम तुरंत बाद स्टारशिप फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार हो, किसी भी जोड़ तोड़ की कोई जरूरत न पड़े। इसके अलावा लैंड करने के लिए स्टारशिप एक अजीब व गरीब लैंडिंग फ्लिप पैंतरेबाजी को अंजाम देता है, जहां रॉकेट के 3 रैप्टर इंजन में से 2 एक सॉफ्ट टचडाउन से पहले रॉकेट को वर्टिकली रीओरिएंट करते हैं। ओ भाई, क्या हमने सच में अभी 36 मंजिला इमारत जितने एक रॉकेट को हवा में 6 मील उड़ने के बाद एक फ्लिप करके जमीन पर खुद को पार करते हुए देखा है? ये तो गजब है यार। पर आपने उनके फाल्कन 9 के लॉन्च वाला समुद्र वाला कारनामा नहीं देखा हुआ, जहां उन्होंने क्राफ्ट को सच में समुद्र में उतारा था? इस तरह की सटीकता रियूजेबल स्पेस ट्रांसपोर्ट का सुनहरा भविष्य है। लेकिन दोस्तों, उनका फाल्कन 9 और स्टारशिप चाहे जितना भी शानदार हो, पर भैया स्पेस एक्स के ड्रैगन के सामने तो ये कुछ भी नहीं है, जो इकलौता ऐसा प्राइवेट प्लेन है जिसने इंसानों को अब तक 30 से ज्यादा बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाया। अपोलो रॉकेट्स की तुलना में, जिसने 1961 से 1972 के बाद 17 मिशन पूरे किए थे, ये एलोन के लिए एक लाइफ चेंजिंग मौका बन सकता है। अब ये एलोन, ये तो बस तुम ही कर सकते हो यार। जेनेसिस सिस्टम्स, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम इंटरप्लेनेटरी कॉलोनी बना भी लें या कभी अगर हम अनिश्चित काल के लिए स्पेस स्टेशन पर फंस गए तो हम खाएंगे क्या? फ्रीज किया हुआ सूखा राशन कितने लंबे समय तक टिकेगा? और हमने तो अब तक खोजे गए किसी भी दूसरे प्लेनेट पर पौधों को उगते हुए नहीं देखा। इसलिए इसका हल निकालने के लिए कुछ अलग ही पर कॉम्प्लिकेटेड साइंस का सहारा लिया, जिसकी बदौलत जेनेसिस का जन्म हुआ। एक ऐसा कॉन्सेप्चुअल इकोलॉजिकल लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो पृथ्वी के अलावा भी खाने का जुगाड़ कर सकता है। ईडन ग्रोव सिस्टम्स के सीईओ बार्ट वोमेक ने 1970 के दशक में इस तकनीक की नींव रखी थी, जिसमें इंसानों के मल को रिसाइकिल करके मिशन पर गए एस्ट्रोनॉट के लिए खाने और ऑक्सीजन का इंतजाम किया जाता। जेनेसिस एक बंद जगह में सूर्य के प्रकाश, हवा और बायोगैस से मिली एनर्जी का इस्तेमाल करके इस आइडिया को डेवलप कर रहा है, जिससे आराम से 4 लोगों का खाना मिल जाए। अब तक ईडन ग्रो सिस्टम्स ने 6 फुट ऊंचे टावर डिजाइन किए हैं, जो कि हाइड्रोपोनिक और एक्वापोनिक मेथड का इस्तेमाल करके फसलें उगाने के साथ साथ मछलियों को ब्रीड कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए वो मिट्टी की जगह पोषक तत्वों से भरपूर तरल पदार्थों में पौधों को उगाते हैं, जहां पौधे के फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ पानी और एलईडी रोशनी की मदद ली जाती है, और बस फिर हो गया खाने का जुगाड़। वातावरण को बेहतर बनाने के ये सिस्टम्स जितना हो सके कम एनर्जी का यूज करके फसल के न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी मैक्सिमाइज कर देते हैं। वोमेक को ये भी उम्मीद है कि जेनेसिस का इस्तेमाल पृथ्वी की ऐसे दूर दराज की जगहों के लिए भी किया जा सकता है, जहां आपदा और अकाल का खतरा लगातार बना रहे। चलिए दुआ कीजिए कि इन फसलों का स्वाद उनमें हुई इस्तेमाल तकनीक जितना ही अच्छा हो भाई। सियरा वे ऑफ लाइफ, जब आप स्पेस में इंसानों के रहने की जगह के बारे में सोचते हैं तो मैं शर्त लगाता हूँ कि हमें से ज्यादातर सिलेंड्रिकल मेटल ट्यूब और तंग जगहों को ही इमेजिन करते हैं। हमें से ज्यादातर एक बड़ी सफेद बॉल जैसा दिखने वाली चीज की कल्पना बिल्कुल नहीं करते, पर यकीन मानिए सियरा लाइफ हैबिटेट यही पेशकश कर रहा है। ये एक बड़ा सा इंफ्लेटेबल स्ट्रक्चर है जिसे स्पेस के वैक्यूम में ह्यूमन हैबिटेशन मॉड्यूल के रूप में डिजाइन किया गया है। ये इंटरप्लेनेटरी लाइफ के सपने को साकार कर सकता है, क्योंकि इसे ऑर्बिट में जाने के बाद फैलने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे इसे लॉन्च करना और ट्रांसपोर्ट करना किसी ऐसी चीज की तुलना में बहुत ही जरूरी हो जाएगी। निहायत ही आसान है दोस्तों। दूर से ये देखने में भले ही ऊन की एक बड़ी सी गेंद जैसा लगता है, लेकिन असल में ये बहुत ही ज्यादा मजबूत है मेरे भाई। सेरा की बाहरी खोल एक ऐसे बुने हुए कपड़े से कसकर बना हुआ है जिसे वेक्ट्रॉन कहते हैं। लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर से बने एक मल्टी फिलामेंट यार्न जो स्टील से 5 गुना ज्यादा मजबूत होता है और 3 मंजिला लंबाई और 27 फीट डायमीटर वाला ये सियरा हैबिटेट काफी मजबूत इंटरनल फोर्स और दबाव का सामना कर सकता है। जरा साइंटिस्ट द्वारा इस प्रोटोटाइप पर बर्स्ट प्रेशर टेस्ट पर एक नजर डालिए।
ये टेस्ट हैबिटेट के अंदर प्रेशर को इसकी मैक्सिमम वॉल्यूम तक बढ़ने की अनुमति देता है ताकि इसकी सुरक्षा और स्थिरता दोनों की जांच हो सके। अंदर के दबाव का बिल्डअप आखिरकार इस कपड़े को 192 पीएसआई या यूं कहें कि पाउंड्स ऑफ प्रेशर पर इंच पर फाड़ देता है, जो कि कार के टायर को फुलाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रेशर से 5 गुना ज्यादा है। तो ये साबित हुआ कि सियरा डेफिनेटली प्रेशर को हैंडल कर सकता है। ऑर्बिट में रहते हुए सब कुछ सेफ रहता है। यह पक्का करने के लिए एक्सपेरिमेंट बहुत जरूरी था। पूरी तरह से चालू होने पर इसमें हवा और पानी को रिसाइकिल करने की तकनीक भी शामिल होगी, जिसमें अंतरिक्ष में हमारे पैरों के निशान हरे और पर्यावरण के अनुकूल रहेंगे। हरे रंग की बात करें तो इसके अंदर अपना एस्ट्रो गार्डन भी होगा, जहां हर कोई आराम से खाना उगा पाएगा। इसकी 3 मंजिलों में इंसानों की आम जीवन शैली को बनाए रखने के लिए इसमें साइंस लैब्स, रोबोटिक वर्क स्टेशन, मेडिकल फैसिलिटी, किचन और स्लीपिंग क्वार्टर भी होंगे। क्या नजारा है, स्पेस में ऐशो आराम, वो भी गेंद जैसे स्ट्रक्चर में। सही है यार। मिशन टू मार्स। क्योंकि एटमॉस्फेरिक और कंपोजिशन के मामले में मार्स हूबहू पृथ्वी के जैसा है, इसलिए इस छोटे लाल ग्रह को अक्सर इंसानों के भविष्य के घर के रूप में देखा जाता है। बस इसीलिए तो स्पेस एजेंसीज ने इसका पता लगाने के लिए इस पर समय और पैसा खर्च किया है। इसके प्रयास का सबसे शानदार सबूत ये मार्स का रिकन्सेंस ऑर्बिटर है। 2005 में लॉन्च किया गया ऑर्बिटर इस प्लैनेट के बारे में बेहतर ढंग से समझने की उम्मीद में 17 साल से ज्यादा मार्स पर ही एटमॉस्फेयर सरफेस पर पानी खोज कर रहा है। इसकी क्लाइमेट साउंडर तकनीक, जैसे खास तौर से ऑर्बिटर के लिए ही डिजाइन किया गया था, इंफ्रारेड लाइट का इस्तेमाल ये पता लगाने के लिए करती है कि मार्स पर मौसम और सीजन कैसे बदलते हैं। इस तकनीक का उपयोग करके मंगल ग्रह के आकाश से गिरने वाली कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ की खोजने को ये पहला अंतरिक्ष यान है। इसके अलावा इसमें और भी निहायती एडवांस फीचर्स हैं। इसका इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, जो लाइट को लेकर उसे डिजिटलाइज्ड वेवलेंथ में कन्वर्ट करता है, वो इस प्लेनेट की सतह पर पानी पुख्ते एविडेंस सामने लाने में कामयाब रहा है। इस स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हुए ये ऑर्बिटर स्विमिंग पूल के साइज जितनी छोटी मिनरल वाटर बॉडीज की पहचान भी कर सकता है, वो भी 650 फीट के रिजोल्यूशन में। इस प्लेनेट को कवर करते हुए जनाब, ये हुई ना असली वाली मल्टीटास्किंग। ये तकनीक मंगल मिशन में इस्तेमाल की जाने वाली पहली तकनीक थी और इसके द्वारा खींची गई इमेजेस वहां भेजी गई पिछली तकनीक की तुलना में 20 गुना शार्प थी। इसका इस्तेमाल बखूबी अभी भी जारी है ताकि इस लाल गोले के नीचे लाइफ और प्राचीन समुद्रों के निशान खोजने में मदद मिले। इतना ही नहीं दोस्तों, ये ऑर्बिटर ग्राउंड ब्रेकिंग इंटरप्लेनेटरी इंटरनेट के साथ साथ एक एडवांस टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का भी इस्तेमाल करता है, जो उसे वापस पृथ्वी से जोड़ता है और ये बाकी मॉडल्स की तुलना में काफी कम पावर लेता है। ये एक ऐसी तकनीक है जो हमें भविष्य के मंगलयान की टेलीकम्युनिकेशन क्षमताओं का खाका प्रदान करती है। एक बात पक्की है कि इस मार्स ऑर्बिटर ने उड़ान इसलिए भरी ताकि आने वाले कल के लिए अंतरिक्षयान धमाल मचा पाए। अंतरिक्ष पर आधारित सोलर एनर्जी। इंसान लगातार ऐसे नए धांसू और अद्भुत तरीके खोज कर रहा है जिससे नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके पावर को ज्यादा सस्टेनेबल बनाया जा सके। लेकिन एक प्रोजेक्ट है जो कि अंतरिक्ष में अल्टीमेट सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन की तलाश कर रहा है, या सीधे शब्दों में कहूं तो स्पेस पर आधारित सोलर पावर की। इसमें सोलर रेज को छोटे सोलर कलेक्टर्स में प्राप्त करने के लिए रिफ्लेक्शन के बड़े सैटेलाइट मिरर्स का उपयोग किया जाएगा। फिर इस सोलर रेडिएशन को वायरलेसली पृथ्वी पर भेज दिया जाएगा, या तो माइक्रोवेव बीम के रूप में या फिर लेजर बीम के रूप में, जिससे ये अल्टीमेट सोलर एनर्जी प्रदान करने वाला एक हाईवे जैसा बन जाएगा। ये सोलर पैनल अर्थ के रिसीवर्स पर 400 वॉट पर स्क्वायर मीटर बिजली प्रोड्यूस करेंगे। ये आम सोलर पैनल से मिलने वाले अमाउंट से 2 से 3 गुना ज्यादा होगी, और क्योंकि अंतरिक्ष में कोई बादल, एटमॉस्फेयर या रात नहीं होगी, तो ये सोलर रेडिएशन को इकट्ठा करके 24 घंटों पृथ्वी पर आसानी से वापस भेज पाएंगे। लेकिन इससे बेहतर काम करने के लिए माइक्रोवेव को ट्रांसमिट करने वाली सैटेलाइट बड़े पैमाने पर जरूरत पड़ेगी। कहा जाता है कि इन सोलर कलेक्टर्स का डायमीटर अपने आप में लगभग 2 मील तक ज्यादा फैला होगा और इनका वजन 80,000 मीट्रिक टन से ज्यादा होगा। इतने बड़े साइज में हर एक सैटेलाइट कई गीगावाट बिजली पैदा करने में सफल होगी। जनाब, ये तो पूरे अमेरिका के शहर को जगमगाने के लिए काफी होगा। ये कैसे देख सकते हैं? इसके लिए कई अलग अलग डिजाइन प्रपोज किए गए हैं। कुछ डिजाइन में पैनल्स विंग्स पर मौजूद होंगे और इसके सेंटर में सोलर कलेक्टर होगा। वहीं कुछ बाकियों में ये बड़े पैमाने पर कॉनिकल स्ट्रक्चर में ऐसे अरेंज किए गए हैं जिससे कि ये एक फनल की तरह हर चीज को पृथ्वी पर वापस भेजेगा। खैर, डिजाइन जो मर्जी हो, पर भैया स्पेस की सस्टेनेबिलिटी वाली इस दौड़ में चीन अव्वल नंबर पर है। वे 2028 तक एक परीक्षण के रूप में एक सैटेलाइट लॉन्च करने की फिराक में है, इस उम्मीद में कि 2050 तक वो एक न्यूक्लियर प्लांट के बराबर की एनर्जी प्राप्त करेंगे। वहीं अमेरिकी वायुसेना भी 2024 तक अपना एक ऐसा ही टेस्ट करना चाहती है। ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष पर आधारित इन सोलर पैनल्स की खासा हाई डिमांड है भाई, खासकर जब ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के साथ साथ बिजली खर्चे भी बचा सकता हो। यार, मैं तो हर उस समाधान का खुले दिल से स्वागत करूंगा जो मेरे बिजली के बढ़ते हुए बिल की सरदर्दी दूर कर देगा। लाइफ ऑन मार्स। डेविड बॉबी ने एक बार ये सवाल पूछा, क्या भैया मार्स पर लाइफ मुमकिन है? चलिए, धुन एक तरफ पर यह पता चला कि भविष्य में ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन है। टेक्नोलॉजीज की बढ़ती तरक्की के साथ अब ये काम पहले से कहीं ज्यादा तेजी से किया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने तो बाकी ग्रहों के टफ एनवायरमेंट का सामना करने की काबिलियत रखने वाली लॉन्ग टर्म घरों की डिजाइनिंग भी शुरू कर दी है। नासा फिलहाल में तेजी से बड़े पैमाने पर ऐसा 3D प्रिंटर डेवलप कर रहा है जो कि वहां के बुनियादी ढांचों को प्रिंट कर सकता है, इस उम्मीद में कि इस दशक के अंत तक इंसानों की बस्ती चंद्रमा पर या मंगल ग्रह पर बसाई जा सके। यह सिलसिला मार्स पर ही शुरू होगा, जहां अलग अलग प्रिंटिंग
टेक्नोलॉजीज की मदद से इस ग्रह की मिट्टी का परीक्षण किया जा सके। ये अंतरिक्ष एजेंसीज मंगल ग्रह के कच्चे मटेरियल को इकट्ठा करने के लिए इंसानों से पहले मशीनें भेजने का प्लान कर रही हैं, ताकि मटेरियल को ऐसे रूपों में संशोधित किया जाए जिनसे वहां घर बसाने में आसानी हो। फिलहाल तो जो जानकारी है उसकी माने तो ये घर मार्स की लाल मिट्टी से निकले बेसाल्ट फाइबर और रिन्यूएबल बायोप्लास्टिक के मिश्रण से बनाई जाएंगी, जो लाल ग्रह पर उगाए गए पौधों की देन है। दोस्तों, नासा के स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, क्रश टेस्टिंग में इस नॉन स्टिक रिसाइक्लेबल मटेरियल ने कंक्रीट को भी पछाड़ दिया, इसलिए हमें किसी भी आपदा से भारी सुरक्षा मिलेगी। बिल्डिंग का एक खास डिजाइन, जिसे मार्शा कहा जाता है, एक बीकन के आकार में बनाया गया, जिससे इसमें कई मंजिलें और कमरे भी हो सकते हैं, जबकि इस स्ट्रक्चर का वो अंडे जैसा डिजाइन एनवायरमेंट के तनाव को इसके छोटे बेस टॉप पर निहायत ही कम कर देता है। आपको बता दूं कि मार्स का -63 डिग्री सेल्सियस का तापमान आपको जमा सकता है, लेकिन मार्शा एक दोहरी खोल वाला डिजाइन इस्तेमाल करेगा, जो इंटरनल चैम्बर को मार्स के एक्सट्रीम तापमान से बचा रखेगा, वो भी खुली हिली डुल्ली जगह के साथ। अरे यार, इसके फ्लोर प्लान्स तो मेरे घर के दोगुने साइज के हैं। तो भैया, अब मार्स पर डेरा डालने का वक्त आ चुका है। स्पेस लिफ्ट। 1960 के दशक में स्पेस की एक्सप्लोरेशन शुरू होने के बाद से रॉकेट ही एकमात्र तरीका रहा है जिससे लोगों और वास्तव में वस्तुओं को स्पेस में भेजा गया, लेकिन अब सिस्टम बदलने वाला है। शुक्र हो कि दुनिया की पहली स्पेस लिफ्ट की डेवलपमेंट, जो पृथ्वी की सतह से चौंकाने वाली 62,000 मील की ऊंचाई तक फैली हुई है। ये स्पेस एलिवेटर चंद्रमा के रास्ते के लगभग 1/4 हिस्से जितने हो सकते हैं। यकीन नहीं होता ना, ये काम करेगा कैसे? तो सुनिए, अंतरिक्ष एजेंसीज ये ऐसे मोटराइज एलिवेटर पॉड्स बनाना चाहती हैं जो एक लंबे टीथर के माध्यम से अंतरिक्ष में संचालित हो सकें। इक्वेटर पर एक अंतरिक्ष बंदरगाह जैसे ऊपर उठकर ये लिफ्ट ऑर्बिट के ऊपरी भाग में एक अंतरिक्ष स्टेशन की ओर ले जाएगी, और धरती के रोटेशन की सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज और काउंटर बैलेंस की श्रृंखला इस पूरे स्ट्रक्चर को ऊपर बनाए रखेगी। अंतरिक्ष में इस आकार और इस पैमाने की चीज को लॉन्च करने के लिए स्ट्रक्चर को एक अल्ट्रा डेंस पर अल्ट्रा लाइट मटेरियल से बनाने की जरूरत होगी। अभी फिलहाल उम्मीदें कार्बन नैनोट्यूब या ग्राफीन के विकास पर टिकी हुई हैं, जिसे एक मानव बाल की तुलना में 80,000 गुना से ज्यादा पतली मोटी कमाई में बनाया जा सके। भले ही ये पतली हो, पर इस मटेरियल का मॉलिक्यूल हनीकॉम वाला स्ट्रक्चर इसे स्टील की तुलना में 200 गुना से ज्यादा मजबूत बनाता है। ऐसे वेट के साथ ये मटेरियल फ्यूचर की स्पेस लिफ्ट बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। हालांकि इसका निर्माण करना बेहद ही मुश्किल है, मतलब ये कि फिलहाल इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन भविष्य में जब भी ये मुमकिन हो, अनुमान है कि सिर्फ स्ट्रक्चर को बनाने के लिए ही $10 अरब लगेंगे। लेकिन इस भारी भरकम कीमत पर भी नासा का दावा है कि ये पहले से मौजूद बहुत से अंतरिक्ष कार्यक्रमों की तुलना में कम जोखिम भरा और सस्ता होगा। इनके स्पेशलाइज्ड ट्रैक पोर्ट्स को एक अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की तुलना में बहुत ही कम लागत पर हजारों मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करने की अनुमति देगा। रिसर्चर्स ने अनुमान लगाया है कि 12,000 किलो वाले एलिवेटर से ऑर्बिट की एक ट्रिप लगाने की कीमत $17,700 से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होगी भाई। 150 किलो के सामान वाले यात्री ट्रिप की लागत सिर्फ $222 हो सकते हैं। इसलिए इस एयरलाइन टिकट की कीमत पर आप भी अंतरिक्ष में इंटरगैलेक्टिक ट्यूब से ट्रैवल कर पाएंगे। माना कि ऐसी ये इनोवेशन लग सकती है जिसे देखने के लिए शायद हम जिंदा ना रहे, लेकिन खुशखबरी यह है कि चीन और जापान दोनों ने अंतरिक्ष लिफ्ट्स पर प्री कंस्ट्रक्शन काम शुरू कर दिया और उनका दावा है कि 2045 तक ये पूरा हो जाएगा। यार, अब तो फ्यूचर काफी पास दिखने लगा। इनमें से कौन सी रिवोल्यूशनरी स्पेस एज इनोवेशन आप अपने जीते जी देखना चाहेंगे, और इनमें से सबसे पहले कौन कारगर साबित होगा? नीचे कॉमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।